थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी जानकारी के लिए। मुझे एक सवाल करना है। मेरा भाई है, जब ये कोविड टाइम था तो जो वैक्सीन लगाई गई थी, तो जी। उसी समय मैं वहीं पर थी और मैंने, मेरे पापा ने और मेरे भाई भाभी, हम 4 लोगों ने एक ही वायल से हम लोगों ने वैक्सीन लगवाई जी। थी। हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुई, बट भाई को जो है पहले से तो थैंक यू संजू सर, और थैंक यू। आपके सामने एक इमेज दिख रही है। हमारे पास आज ही एक पेशेंट आया और उसके पूरे बॉडी पे इसी तरह के, उसकी स्किन पे प्रॉब्लम थी। तो क्या किसी को आइडिया है कि क्या प्रॉब्लम है ये? तो मैं बता देता हूं। आज का जो टॉपिक है, ऑटो इम्यून डिसीजेस। तो ऑटो इम्यून डिसीजेस बहुत तरह की हैं, मोर देन 100। उनमें से एक ये है सामने जो आपके है, और समस्या ये है, ये ठीक नहीं होती। पेशेंट डॉक्टर बदलते रहते हैं, ऐसा लोगों की धारणा है। एक के पास कुछ दिन इलाज किया, कुछ दिन स्टेरॉयड चला, लोकल और सिस्टमिक, कुछ फायदा हुआ। फिर उसके बाद दूसरे, फिर उसके बाद तीसरे। आज जो मेरे पास जो पेशेंट आया था, उसकी उम्र 60+ थी और वो पिछले 20-22 सालों से इस समस्या से ग्रसित है। और उसने बताया कि कोई स्पेशलिस्ट बचा नहीं, और वो मेरे पास आया था बेसिकली रेफर कराने के लिए। कमांड हॉस्पिटल लखनऊ में है, आर्मी का बड़ा अस्पताल माना जाता है। यानी कि बड़ा अस्पताल है, बहुत सारे स्पेशलिस्ट उसको देख चुके हैं, वो अंडर ट्रीटमेंट है, लेकिन प्रॉब्लम बरकरार है। उसकी बाहों में, उसकी पैरों पे, उसके पीठ पे, उसके पेट पर, हर जगह इसी तरह के लीजन्स थे। तो मैं सिर्फ ये आपको बताने के लिए बता रहा हूं कि ये समस्या इतनी बड़ी है, जिस पर हम लोग ऐसा ऐसा माना जाता है कि जो कैंसर है और हार्ट अटैक है, हार्ट की बीमारी है, कंबाइंड दोनों को मिला दें तो उतने मरीज नहीं है जितने ज्यादा मरीज ऑटोइम्यून डिसीजेस के हैं। दोनों मिला के भी इसकी इलाज नहीं कर सकते, इतने ज्यादा ये तरह तरह के फॉर्म में ये बीमारी फैल गई। तो इसको समझते हैं, ये होता क्यों है और ये है क्या। तो ये क्या है, तो हम सभी जानते हैं कि ऑटो मतलब स्वतः, और इम्यून मतलब हमारा जो रक्षा तंत्र है, प्रतिरक्षा तंत्र है। तो उसमें क्या गड़बड़ी हो जाती है? एक तो ये होता है कि हमारी रक्षा के लिए बना है, जैसे मान लिया आर्मी है तो हमारी सुरक्षा के लिए है। और लेकिन वही अगर हमारे लोगों को डिस्ट्रॉय करने लगे, एक गाना भी बहुत पहले बना था कि माझी नाव डुबाए तो कौन बचाए। तो यानी हमारा इम्यून सिस्टम ही हमें अगर मारने लगे तो फिर कैसे जान बचेगी, उसी पर हम आज चर्चा करेंगे। तो ये टॉपिक हमें संजीव सर ने बताया कि इसको हम लोग हैंडल करें, क्योंकि बहुत सारे लोग इस समस्या से ग्रसित हैं। तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का सिंप्लीफाई करके ये आपके सामने इमेज है। एक नॉर्मल बाएं हाथ पर, आपके स्क्रीन के बाएं हाथ पर जो बना है, हमारी सुरक्षा व्यवस्था है, जिसको हम आम भाषा में एक आदमी के लिए WBC बोलते हैं। यानी जैसे हमारे आर्मी की जो वर्दी है वो ग्रीन है, डार्क ग्रीन, वैसे ही हमारी जो फौज है वो व्हाइट होती है। तो आप कभी जांच कराते होंगे, TLC, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। तो पर 100 ml में कितनी फौज है, ये जांच होके आती है। अगर फौज बड़ी है या फौज कम है, या उस फौज में डिफरेंट टाइप ऑफ, है ना, आपने पढ़ा होगा न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इस्नोफिल, तो ये लिम्फोसाइट्स। तो ये दुनिया भर की जो सेल्स हैं, जैसे आपने कुछ दिनों पहले सुना होगा कि एक बीमारी मतलब 80-90 के बीच में बहुत तेजी से फैल रही थी, माना जा रहा था कि अब क्या होगा। उसको पहला नाम उसका दिया गया HTLV। HTLV का मतलब है ह्यूमन टी लिम्फोसाइट वायरस। तो ह्यूमन टी लिम्फोसाइट वायरस को बाद में HIV बोला गया। तो टी लिम्फोसाइट एक लिम्फोसाइट खास तरह की सेल है जो हमारे थाइमस में बनती है, तो उसको हम टी लिम्फोसाइट बोलते हैं। तो जो टी लिम्फोसाइट है बेसिकली वही डिस्टर्ब हो जाती है HIV में, क्योंकि हमला जो वायरस करता है बेसिकली टी लिम्फोसाइट पे करता है। तो वो खास तरह की लिम्फोसाइट अगर डिस्टर्ब हुई तो उस पेशेंट की इम्यूनिटी प्रभावित हो जाती है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में क्या होता है, ये टी लिम्फोसाइट भी कई तरह की होती है, कुछ सप्रेसर होती है, कुछ रेगुलेटर होती है।
है ना, कुछ हेल्पर होती हैं ये तरह तरह की। तो ये जो टी लिम्फोसाइट है ये डिस्टर्ब हो जाती है किसमें, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। एक लिम्फोसाइट का फंक्शन, आगे हम बात करेंगे कैसे हो जाता है, डिस्टर्ब हो गया तो क्या होता है, हमारी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स के हिसाब से, सपोज कीजिए किसी की स्किन की मिलेनोसाइट, मिलेनोसाइट हमारी स्किन की वो सेल है जो हमारी स्किन का कलर बनाती है, वहां पर डिस्टर्ब हो गई तो तो जिस इस एरिया में होगा तो वो वहां पर व्हाइट हो जाएगा। व्हाइट पैचेस ऑफ द स्किन आप जानते हैं क्या कहलाता है, श्वेत दाग या विटिलाइगो। अब विटिलाइगो का इलाज लोग कराते रह जाते हैं, ठीक नहीं हो पाता बिकॉज वो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। लेकिन हम आज समझेंगे कि कैसे ठीक कर सकते हैं। तो थोड़ा बेसिक समझा, एक हमारा पास है नॉर्मल हमारी फौज का फंक्शन, क्या, हमारे बॉडी को दुश्मन से बचाना। लेकिन वो अब कंफ्यूज हो गई है, कंफ्यूज हो गई है। अब ये एंटीबॉडी बना रही है, कौन, हमारी फौज। ये जो ग्रीन ग्रीन कलर के दिखाई पड़ रहे हैं वाई आकार के, ये हमारी एंटीबॉडीज हैं या इम्यूनोग्लोबिन्स हैं। सो मेनी टाइप ऑफ इम्यूनोग्लोबिन्स, आईजीए, आईजीई, आईजीएम, आपने कोरोना काल में बहुत सुना होगा। तो ये हमारी ही सेल्स के खिलाफ एक्टिव हो जाते हैं। हमारी फौज और उसका हथियार यानी एंटीबॉडी इम्यूनोग्लोबिन हमारे ही सेल्स के खिलाफ अगेंस्ट एक्शन में आ गए, तो अब ऑटो इम्यून डिसऑर्डर से वो व्यक्ति ग्रसित हो गया। तो क्या क्या जगह के हिसाब से अलग अलग नाम दिए जाते हैं। ये बात हम लोग इसलिए कर रहे हैं ताकि आप खुद की और दूसरों की हेल्प कर सकें। बहुत ज्यादा डॉक्टरी चोचले वाला झमेले वाला हिसाब किताब ना रहे और हम उसकी रियल में हेल्प कर सकें। तो अगली स्लाइड्स पे हम देखेंगे कि जगह के हिसाब से मेडिकल साइंस को क्या क्या नाम देती है। तो ये है जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, मोर देन 100, है ना। सामने सबसे ऊपर थायराइड है, तो थायराइड में अगर समस्या हो गई किसकी, ऑटोइम्यून की, तो ये डिजीज हो जाती है हाशिमोटो डिजीज, अलग अलग नाम देते हैं, है ना। बोन्स में हुआ और जॉइंट्स में तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस, है ना। मसल्स में हुआ तो पॉलीमाइल्जिया, ऑटो इम्यून मायोसाइटिस। अभी साउथ की कोई एक हीरोइन है, शायद आंध्र कन्नड़ फिल्मों की, तेलुगु फिल्मों की, उनको ये मायोसाइटिस हो गया और चर्चा में था, संप्रभु करके है ना। तो स्किन, अभी जो आपने देखा स्क्लेरोडर्मा, विटिलाइगो, एक्जिमा, सोरियासिस, इस तरह के पेशेंट तो शायद आपने अक्सर देखे होंगे और लोग डॉक्टर बदलते रहते हैं। एक्जिमा सुना होगा आपने, है ना। तो ये दिखाई पड़ता है क्योंकि स्किन में होता है। इसके अलावा पैंक्रियाज आपने सुना होगा ना, टाइप 1 डायबिटीज हो गई। बेसिकली टाइप 1 डायबिटीज भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर ही है। लंग्स में आपने बहुत तरह का सुना होगा, जिसमें अस्थमा से लेकर के सिस्टिक फाइब्रोसिस तक इम्यूनिटी का उसमें रोल है। नर्व्स यानी हमारा नर्वस सिस्टम भी प्रभावित हो जाता है। तो आपने सुना होगा बच्चे होते हैं अचानक वो पैरालिसिस जैसा अटैक हो जाता है। पैरालिसिस नहीं होती, बेसिकली वो पैरालिसिस जैसा दिखता है बिकॉज वो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। पेरिफेरल न्यूरोपैथी, मल्टीपल स्क्लेरोसिस नर्वस सिस्टम में होता है। आंतों की तकलीफें कुछ आप ऐसे समझे, अगर पूरी आंत और छोटी बड़ी आंत दोनों प्रभावित हो गई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में, तो उसे अल्सरेटिव या क्रॉन्स डिसीज बोलते हैं। केवल बड़ी आंत प्रभावित है तो अल्सरेटिव कोलाइटिस बोलते हैं। और ग्लूटेन के प्रति एलर्जी हो गई तो सीलियक डिसीज बोलते हैं। बेसिकली क्या है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर किसका, हमारे आंतों का। इस तरह से ब्लड में, है ना, हीमोलिटिक एनीमिया, एंटीफॉस्फोराइड सिंड्रोम, सो मेनी थिंग्स। तो ब्रेन में मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ऑटो इम्यून इंसेफेलाइटिस, ऑटो इम्यून रिलेटेड इपिलेप्सी भी होती है, यानी मिर्गी आती है। और आर्टिस्टिक डिसऑर्डर, आप बच्चे देखते होंगे उनका टेंशन नहीं लगता और वो अपने में ही खोए रहते हैं, ये सब भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के अंदर आता है और बढ़ता जा रहा है। जितने गहरे जा रहे हैं तो पता चल रहा है कि हमारी इम्यूनिटी हमारे बॉडी के ऑर्गन्स के खिलाफ काम करने लगी है। अब क्या करें, ये तो क्लियर हो गया कि डिफरेंट ऑर्गन्स पर जब हमारा इम्यून सिस्टम हमारे अगेंस्ट हो जाता है तो हम अलग अलग नामों से उसको पुकारते हैं मेडिकल भाषा में। अब अगर जैसे किसी को क्रॉन्स डिसीज है तो किसके पास जाएंगे,
या अल्सरेटिव कोलाइटिस है तो किसके पास जाएंगे? गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट। अब वो इलाज करेगा, इलाज वही होगा बेसिकली, डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेरॉइड्स। वो लेकिन इलाज कौन कर रहा होगा? गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट। अगर जॉइंट्स में समस्या होगी क्या होगा? आप सोचेंगे बोन वाले के पास जाएं, उस दिन बोन वाले के पास इलाज कराएंगे रोमेटॉइड आर्थराइटिस का, स्टेरॉइड चलेगा, दबेगा, कुछ दिन बाद फिर उभर आएगा। फिर जब वो 2-4 साल 10 साल तक आप झेल जाएंगे तो कहेगा नहीं भैया अब आप दिखाओ रोमेटॉइड रोमेटोलॉजिस्ट के पास, वो अलग सब्जेक्ट है, आपको तो हमारी समस्या है। अब आप रोमेटॉइड आर्थराइटिस, कहना क्या चाह रहे हैं? अलग अलग स्पेशलिस्ट के पास हम जाते हैं और सुपर स्पेशलिस्ट हमें घूम घुमा के क्या देते हैं? स्टेरॉइड्स। क्यों देते हैं? क्योंकि बेसिकली ये इन्फ्लेमेशन पैदा करता है। जहां भी लड़ाई होगी सूजन होगी, मतलब लड़ाई कहां हो रही है? उस ऑर्गन में, किसके? हमारी फौज ही उस ऑर्गन को किल कर रही है, तो क्या हो रहा है? सूजन होगी। सूजन होगी तो सूजन के लक्षण होंगे, वो जगह गर्म हो जाएगी, वो जगह लॉस ऑफ फंक्शन हो जाएगा, वो पेनफुल होगा और आप इनका इलाज लेने के लिए जाएंगे। तो मेन इलाज होगा स्टेरॉइड्स। और क्या होगा? कुछ ऐसी दवाएं होंगी जिनको हम कह सकते हैं स्टेरॉइड चलने का साइड इफेक्ट कम हो, उसे बोलते हैं प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, और कुछ पेन किलर्स। कुछ दिन रिलीफ रहेगी लेकिन उनके साइड इफेक्ट आने लगेंगे, फिर आप इधर उधर जाएंगे। मेन लोग एलोपैथ के ढंग से या किसी भी ढंग से इन्फ्लेमेशन कम करने की कोशिश कर रहे होंगे, कुछ हद तक रिलीफ भी मिलेगी, लेकिन रूट काज मौजूद रहेगा। क्यों? आज हमारा ही इम्यून सिस्टम हमारे ही अगेंस्ट हो गया है। तो अब क्या करें कि हमारा इम्यून सिस्टम हमारे हिसाब से हो जाए, हमें डैमेज ना करे, इस पर हम बात करते हैं। तो हमारा इम्यून सिस्टम, इस पर बड़ा रिसर्च हो रहा है कि क्यों हमारे अगेंस्ट हो गया है और ये बढ़ता ही जा रहा है। तो पाया गया है कि हमारी जो डाइटरी हैबिट्स हैं वो चेंज हो गई है, हमारी लाइफ स्टाइल चेंज हो गई है, जिसकी वजह से हमारा, जैसे ना दुश्मन को पहचान नहीं पा रहे हैं। आप देखते होंगे ना जो मिलिट्री या पैरामिलिट्री फोर्सेस की एक ड्रेस होती है जिसको बोलते हैं कामोफ्लेज। कामोफ्लेज का मतलब जैसे गिरगिटान की तरह रंग बदलना, उस तरह का उसका मतलब होता है कि पहचान ना पाए। तो हमारा इम्यून सिस्टम पहचान नहीं पा रहा है, दोस्त और दुश्मन में भेद करने में वो समर्थ नहीं हो पा रहा है। ऐसी कोशिश लड़ाई के दौरान होती है कि पहचान ना पाए और हम चिपके वार करें वगैरह वगैरह। तो ये कैसे हो जा रहा है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है, हमारी जो फौज है, हमारे ऑर्गन्स को दुश्मन मान लेती है। तो इस पर बहुत सारे रिसर्च हुए हैं, एग्जैक्ट कारण कि भाई यही कारण है, ऐसा नहीं है, बहुत सारे कारण है। तो एक कारण है जो हम खाते हैं और हड़बड़ी में खा रहे हैं, हमारे पास खाने का समय नहीं है, एक फास्ट फूड खा रहे हैं और फास्ट ढंग से खा रहे हैं। इनफैक्ट फास्ट फूड नाम ही पड़ा है क्योंकि हम उसको फास्ट ढंग से खा रहे हैं, हमारे पास खाने का समय नहीं रह गया। तो क्या होता है, जब हमने खाया फास्ट फूड और फास्ट खाया तो वो ठीक से डाइजेस्ट नहीं हुआ और अनडाइजेस्टेड फूड हमारे सिस्टम में आ गया, लिम्फेटिक सेल में भी आ गया, उसको कुछ ब्लड गया। तो अनडाइजेस्टेड को जो फास्ट फूड, और वो फास्ट फूड लोकल नहीं है, ज्यादातर जो वेस्टर्नाइज फूड है जो हमारे लिए, हमारे बॉडी जिसके लिए एडजस्ट नहीं है, जो लोकल नहीं, कहते हैं ना लोकल हो तो बेहतर होता है खाने की चीजें, तो क्या होता है उसको दुश्मन की तरह ट्रीट करने की कोशिश हमारा इम्यून सिस्टम करता है और उससे मिलता जुलता खाना खाया है, स्पेशली नॉन वेज, उससे मिलता जुलता अगर हमारी बॉडी में कुछ और भी है तो उसको भी हमला करेगा। यानी जो इस बॉडी के लिए जो भी परिचित नहीं है, जैसे हमारा बच्चा है, अपरिचित व्यक्ति को देखेगा तो उसको उससे भागेगा, उसी तरह से हमारा इम्यून सिस्टम जिस चीज को अपरिचित जैसा समझता है उस पर अटैक करता है। तो अटैक किया, और एक सेल होती है मेमोरी सेल, इम्यून सिस्टम में एक सेल होती है जो मेमोरी याद रखती है,
अच्छा ये दुश्मन था, तो उस दुश्मन की तरह दिखने वाली अगर और कोई सेल दिख रही है, वो स्किन की हो सकती है, वो आंतों की हो सकती है, वो किसी भी ऑर्गन की हो सकती है, तो उस पर भी हमला करेगा। एक कारण ये पता चला कि हमारा खान पान फास्ट हो गया है और फास्ट फूड वाला हो गया है, यानी नेचुरल नहीं रह गया है। दूसरा कारण पता चला कि हम बहुत ज्यादा केमिकल्स ले रहे हैं, खाने में भी ले रहे हैं, तरह तरह के जो मसाले में भी क्या क्या मिलावट है पता नहीं है, हल्दी ही है कि हल्दी की जगह कोई कलर मिला हुआ है पता नहीं है, जो हम फल सब्जियां ले रहे हैं, फल सब्जियों के साथ साथ कौन सा केमिकल मिला है पता नहीं है, इससे कंफ्यूज हो गया है हमारा इम्यून सिस्टम। इसके अलावा बहुत सारी एंटीबायोटिक्स भी ले रहे हैं, तो जब हम बहुत सारी एंटीबायोटिक्स लेते हैं तो हमारे शरीर के बहुत सारे नॉर्मल दोस्त बैक्टीरिया भी मारे जाते हैं। तो दोस्त बैक्टीरिया हमारे बॉडी की हर जगह है, लेकिन सबसे ज्यादा आंतों में है, तो वो दोस्त बैक्टीरिया डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो वो डिस्टर्ब होने पर हमारा जो शरीर है, जैसे ना हाइपर हो जाता है, हाइपर रिएक्टिव। जैसे अभी कोरोना काल में ज्यादातर मौतें वायरस से नहीं हुई, वायरस नया था और हमारा शरीर हाइपर एक्टिव हो गया, और इसकी वजह से जो एंटीबॉडी सर्ज हुआ, सिस्टम जो भी बेसिकली रेस्पिरेटरी सिस्टम पर अटैक हुआ और सांस का आवागमन रुका और लोगों की जान चली गई। तो कुछ केमिकल्स, चाहे हम एंटीबायोटिक के रूप में ले रहे हों, चाहे मेडिसिन के रूप में ले रहे हों, चाहे खाने पीने में तरह तरह का इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड के रूप में ले रहे हैं, वो भी एक रीजन है। चौथा, स्ट्रेस बहुत ज्यादा है। स्ट्रेस कंडीशंस में इम्यून सिस्टम हाइपर हो जाता है। जैसे हम अगर परेशान हो तो हम किसी से भिड़ जाएंगे, टेक इट इजी नहीं लेंगे, वैसे ही हमारा इम्यून सिस्टम भी हाइपर हो जाता है और पहचानने में ज्यादा समय नहीं लगाता है, उसके जैसा जरा सा भी दिख रहा है फायर। तो एक रीजन ए भी है। दूसरा, हमारी डाइट में, हमारी आपकी तो ठीक है, ज्यादातर वो चीजें ज्यादा हो गई हैं जिनसे इम्यून सिस्टम कूल रहता है, कम हो गई हैं, और वो चीजें बढ़ गई हैं जिससे इम्यून सिस्टम हाइपर होता है। सभी तरह के जंक, इंक्लूडिंग चीनी, जिस भी चीज में शुगर है, पहले कॉम्प्लेक्स शुगर हम लोग खाते थे, हमारे पूर्वज खाते थे। जैसे पहले जो गेहूं होता था, पहले भी गेहूं होता था, तो बहुत जैसे आज का गेहूं है और पहले का जो गेहूं मुझे अच्छी तरह याद है, बहुत अंतर है, लगभग 4-5 गुना बड़े साइज का है आज का गेहूं। तो उसमें बहुत सारे जेनेटिकली मॉडिफाइड कर दिया हो गया है, हमारी ज्यादातर खाने पीने की चीजें जेनेटिकली मॉडिफाइड है। तो जो चीज जेनेटिकली मॉडिफाइड है उसमें उतनी ही अप्राकृतिक चीजें ज्यादा हो गई हैं। जैसे आज का जो गेहूं है उसमें बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट है और फाइबर कम है। पहले का गेहूं था वो छोटा होता था, उसमें जो व्हाइट कंटेंट है वो कम होता था और रेशा कंटेंट रिलेटिवली ज्यादा होता था। तो यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड जो हमारा खाना है वो भी एक रीजन है ऑटो इम्यून, स्पेशली आंत की प्रॉब्लम्स का। और उसके बाद आंत में जो प्रॉब्लम हो रही है जैसे क्रॉन्स डिसीज है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, वो भी एक कारण है। कुछ जो नेचुरल कंडीशन थी, जैसे पहले लोग नंगे बदन रहते थे, ज्यादातर कम कपड़े पहनते थे और काम करना पड़ता था खुले में, खाना बहुत मुश्किल से मिलता था, कम खाना मिलता था, खुले में रहना पड़ता था। तो विटामिन डी की मात्रा लोगों के शरीर में पर्याप्त होती थी, आज ऐसा नहीं है। हम कपड़े पहनते हैं और कम एक्सपोजर है सनलाइट का, तो विटामिन डी की मात्रा ज्यादातर लोगों में लोअर रेंज में है या नॉर्मल से काफी कम है। तो ऐसे ये सब कारण है। अब क्या है कि निवारण क्या हो सकता है? निवारण है जो एक फ्री है। ये देखा गया है किसी न किसी रूप में, इंडिया में तो स्पेशली लोग फास्ट रहते थे, उपवास करते थे। आज लोग उपवास उतना नहीं कर रहे हैं या कम कर रहे हैं, और उपवास में भी लोग चीनी चावल की चीजें, चीनी आलू की चीजें ज्यादा खा रहे हैं, चीनी चावल साबुदाना विभिन्न रूपों में ज्यादा खा रहे हैं, तो वो उपवास नहीं है। तो सबसे पावरफुल चीज ऑटो इम्यून डिसीजेस को बैलेंस करने का है इंटरमीडिएट फास्टिंग। इस पर कभी डिटेल में चर्चा करेंगे। फास्टिंग हमारे इम्यून सिस्टम को कूल करती है, काम करती है, और ऑटो इम्यून डिसीजेस अगर हो गई हैं तो उसको भी रिवर्स करने में हेल्प करती है, अगर नहीं हुई हैं तो नहीं होने में मदद करती है। दूसरी चीज है
ये देखा गया है विटामिन डी का जो लेवल है, अगर हम हाई डोज में लेते हैं, जिसको हो गया है, जैसे 60,000 डॉक्टर्स लिखते हैं 60,000 वीकली, तो पर डे कितना हुआ आप सोच लें। तो 60,000 वीकली लिखते हैं, एटलीस्ट 3 to 4 मंथ, और उसका जो लेवल है चेक करा लेते हैं। कभी कभी ऐसे मरीजों में जिनको ऑटोइम्यून डिसीज है, विटामिन डी की तो कमी होती है, विटामिन डी रेसिस्टेंट भी उनकी बॉडी हो जाती है। तो कुछ और भी टेस्ट जैसे पैराथायराइड, पैराथार्मोन का चेक कराए जाते हैं, तो उस पर भी कभी चर्चा करेंगे। तो विटामिन डी का लेवल ब्लड में जब बढ़ता है, विटामिन डी इतना इंपॉर्टेंट क्यों है ऑटोइम्यून में? विटामिन डी बेसिकली विटामिन में नाम लिया जाता है, लेकिन ये क्या है? हार्मोन है, और ये बहुत ही पावरफुल एंटी इन्फ्लेमेटरी हार्मोन है। डॉक्टर स्टेरॉइड्स लिखते हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी काम के लिए, या NSAID मेडिसिन लिखते हैं, लेकिन विटामिन डी एक बहुत ही पावरफुल एंटी इन्फ्लामेटरी हार्मोन है, जिसका नाम विटामिन है। तो विटामिन डी की मैं बात कर रहा हूँ, और ये लोगों को ठीक से पता नहीं है। जैसे विटामिन सी को 200, 300, 400 साल लग गए स्टेब्लिश होने में, कि भैया हाँ, जानलेवा जो स्कर्वी बीमारी है वो विटामिन सी की कमी से हो रही है। ऐसे ही ये जानलेवा जो तकलीफ जिसके बारे में हमने चर्चा किया, बेटा ऑटोइम्यून डिसीज, ये विटामिन डी का लेवल कम होने से हो रही है। तो विटामिन डी का लेवल आप जानते हैं कैसे सही करना है। तो जिनको है एटलीस्ट 1 महीने 3 बार ले सकते हैं, लेना चाहिए। और जिनको नहीं हो, चाहते हैं हमें ना हो, तो 1 टैबलेट विटामिन डी प्लस लेना चाहिए। आपको पता चल गया, लेकिन इस्टेब्लिश होने में शायद और समय लगे, लेकिन हम लोग इस्टेब्लिश करने वाले हैं, एटलीस्ट अपने फैमिली और अपनों मित्रों के लिए। नेक्स्ट चीज है, जो माइक्रोबायोम है हमारी आंतों का, जो डिस्टर्ब हो रहा है, उसको मेंटेन करना। तो माइक्रोबायोम भविष्य में हमारे पास भी होगा, लेकिन जिस भी चीज में माइक्रोबायोम होता है, मैं बताना चाहता हूँ, जो सिरका है, जामुन का, एप्पल का यानी विनेगर, उसमें पर्याप्त माइक्रोबायोम होते हैं। इसके अलावा जो भी मौसम में चीजें होती हैं, उसका अचार आता है, आप बना सकते हैं, उसमें भी बैक्टीरिया बन जाते हैं, माइक्रोबायोम आ जाते हैं। अचार बनता ही है, बैक्टीरिया द्वारा ही अचार बनता है, बैक्टीरिया द्वारा ही फर्मेंटेशन करके सिरका बनता है। तीसरा, लैक्टिक एसिड, आप जानते हैं लैक्टो मतलब मिल्क होता है, तो दूध से दही बनाने वाला जो बैक्टीरिया है, वो बहुत फायदा करता है हमारी आंतों के माइक्रोबायोम के लेवल को मेंटेन करने के लिए। ये सब बैक्टीरिया हमारे शरीर में जो डाइजेस्ट नहीं हो पाया है हमारी आंतों द्वारा, उसको भी डाइजेस्ट कर लेते हैं। तो उपवास हो गया, विटामिन डी का लेवल हो गया बढ़ाना, माइक्रोबायोम के लेवल को बढ़ाना, कुछ ऑटो इम्यून डिसीजेस को बैलेंस करने के लिए, जैसे मैंने बताया, एंटी इन्फ्लेमेटरी चीजें और भी हैं, जैसे ओमेगा 3, इसके लेवल को बढ़ाना अपने शरीर में। आप जानते हैं लेवल कैसे बढ़ेगा। इसके अलावा जिन चीजों से इन्फ्लेमेटरी चीज बढ़ती हैं, इन्फ्लेमेशन बढ़ता है, उसको कम करना। आपको पता है कि इन्फ्लेमेशन बढ़ता है स्ट्रेस से, तो स्ट्रेस का लेवल कम करना, जैसे म्यूजिक सुनना, अच्छी नींद लेना, कुछ चीजों को टेक इट इजी लेना। जो भी आसपास की सिचुएशंस होती है, टेक इट इजी पॉलिसी, गाना भी आप उसको सुन सकते हैं कई बार, वो म्यूजिक शांत करेगा आपको। ये सब चीजें हैं जिनसे हम ऑटोइम्यून चीजों से बच सकते हैं। और किसी को हो गया है, फॉर एग्जाम्पल किसी को सोरियासिस हो गया है, तो एक इंटेंसिफाइड प्रोग्राम हम लोग बनाएंगे कि भाई उनको क्या खाना है। जैसे फास्टिंग है, तो फास्टिंग क्या खाना छोड़ दें? नहीं, जो फिजिबल हो और हमारे सिस्टम को भी सही कर दे। जैसे हफ्ते में 24 घंटे पानी पे रहे या नींबू पानी पे रहे, तो ये हमें कर सकते हैं। या हम जैसे 6 बार खाते हैं, 6 बार की बजाय 2 बार कर दें, 2 बार के बीच में सिर्फ पानी पिए, ये भी फास्टिंग है। तो टॉक्सिन्स जो हमारे बॉडी में एक्स्ट्रा हो गए हैं, वो रिलीज होंगे, हमारा इम्यून सिस्टम निपट पाएगा इन चीजों से। घर में जैसे पहले बच्चों का मसाज होता था,
मसाज करने से, खासकर हार्ट की तरफ मूवमेंट करने से हाथ का जो लिम्फेटिक चैनल्स में टॉक्सिन्स भर जाते हैं, कचरा भर जाता है, वो रिलीज होने में मदद मिलती है। तो बच्चों का मसाज भी करना चाहिए, बड़ों का भी करना चाहिए, सीख लेना चाहिए। आजकल यूट्यूब में बहुत सारी चीजें। तो ये शॉर्ट में मैंने बात किया, न्यूट्रिशन में उन चीजों को बढ़ाना चाहिए जिससे हमारा इम्यून सिस्टम कूल रहता है। फॉर एग्जाम्पल CFB, कंसंट्रेटेड फूड एंड वेजिटेबल, मौसम के सभी फल और सब्जियां खाना चाहिए, लेकिन उसको भी कई बार नहीं, दिन में 2 बार काफी है। मौसम का फल और सब्जी, मौसम के हिसाब से अपनी लाइफ स्टाइल, जैसे कुछ लोग जाड़े में या बहुत ज्यादा हीटर के सामने समय बिताते हैं बंद कमरे में, वो भी हमारे इम्यून सिस्टम को डिसबैलेंस करता है। कुछ लोग रात में पढ़ते हैं, दिन में सोते हैं, वो भी इम्यून सिस्टम को डिस्टर्ब करता है। कुछ लोग गर्मियों में ज्यादा समय एसी में गुजारते हैं, वो भी इम्यून सिस्टम को डिसबैलेंस करता है। तो थोड़ा सा लाइफ को नेचुरल करना है, कुछ चीजों को बढ़ाना है जैसे मैंने बताया, और कुछ चीजों को अवॉइड करना है। सभी जंक, स्पेशली शुगर से चीजें कम करना है। पानी ज्यादा पीना है ताकि फ्लश हो सके हमारा सिस्टम। और कुछ लोगों को मैंने एज ए 1 हफ्ते से लिया है सैंपल कि आप वो जो हमारी सुन सकते हैं, तो मैंने उनको 2 ही चीज से शुरू कराया, एक फास्ट से और एक विटामिन डी से। उन्होंने बोला कि मुझे 60-70% तक फायदा 1 ही हफ्ते में हो। तो आप समझ सकते हैं कि 1 हफ्ते में जो प्रॉब्लम्स उनको 10 साल से थी, उसमें फायदा शुरू हो गया है। तो आपके हाथ में भी पावर है। इसको हम एक एक बीमारी को भविष्य में लेना चाहेंगे ताकि लोग समझ सकें। जैसे विटिलाइगो है, तो विटिलाइगो मतलब मेलानोसाइट्स अब अपना काम नहीं कर पा रही, तो वो मेलानोसाइट्स क्या होती है, मेलानिन बनाती है। मेलानिन नहीं बन रहा है तो वो हिस्सा व्हाइट हो जाए और खराब लगेगा देखने में। वैसे कोई जानलेवा बीमारी नहीं है, ज्यादातर ऑटोइम्यून डिसीजेस जानलेवा नहीं है, लेकिन जानलेवा से भी ज्यादा जान जाने वाली, तकलीफ देने वाली। क्योंकि जान चली गई तो तकलीफ ही खत्म हो गई, लेकिन जान जाती भी नहीं और आदमी तकलीफ झेलता रहता है। तो मतलब बहुत सताने वाली बीमारियां हैं। और आज के लिए मैं इतना ही। अब मैं बैक टू संजीव जी, किसी का कोई क्वेश्चन हो? हाँ, बहुत बढ़िया। एक बार हम लोग जोरदार बजा सकते हैं। इतनी सारी जानकारी मिली और बहुत सारे लोग हो सकता है पहली बार इस चीज को सुन रहे हों, लेकिन इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आपको देखिए कितनी सारी चीजें मिल रही हैं जानने को, जो भविष्य में आप इन चीजों से बच सकते हैं। और आपके आसपास अगर आप देखते हैं किसी को इस तरह की प्रॉब्लम्स है तो उनसे भी उनको बचा सकते हैं। तो बहुत बढ़िया। और आप में से किसी के कुछ सवाल है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, डिजिटली हैंड रेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले योगेंद्र। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी जानकारी के लिए जी। मुझे एक सवाल करना है। मेरा भाई है, जब ये कोविड टाइम था तो जो वैक्सीन लगाई गई थी, तो उसी समय मैं वहीं पर थी और मैंने, मेरे पापा ने और मेरे भाई भाभी, हम 4 लोगों ने एक ही वायल से हम लोगों ने वैक्सीन लगवाई थी। हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुई, बट भाई को जो है रोजी जी ने हैंड रेज किया है। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी जानकारी के लिए। जी। मुझे एक सवाल करना है। मेरा भाई है, जब ये कोविड टाइम था तो जो वैक्सीन लगाई गई थी, तो उसी समय मैं वहीं पर थी और मैंने, मेरे पापा ने और मेरे भाई भाभी, हम 4 लोगों ने एक ही वायल से हम लोगों ने वैक्सीन लगवाई थी। हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुई, बट भाई को जो है लगभग वैक्सीन लगने के 10-15 दिन बाद से कुछ प्रॉब्लम शुरू हो गई थी उसको, नेक में कुछ प्रॉब्लम शुरू हो गई थी और फिर वो धीरे धीरे पूरी बैक में और वो सब होती गई। फिर उसकी एक आई साइड वीक होने लगी। तब तक हम लोग को कुछ समझ नहीं आया, बट कुछ दिनों बाद जब उसको और फर्दर ज्यादा प्रॉब्लम होने लगी तो वो चलने में दिक्कत होने लगी। तो फिर डॉक्टर को दिखाया वहां आगरा में, तो उन्होंने बताया कि इनको मल्टीपल स्क्लेरोसिस की प्रॉब्लम हो गई है। फिर वहां से उन लोगों ने उनको एम्स में रेफर कर दिया था, तो क्योंकि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी उसको। तो वहां पे उनका पूरा जो प्लाज्मा थेरेपी चली, अभी स्टेरॉइड्स अभी तक चल रहे हैं, लगभग 1-1.5 साल हो गया। तो अभी लेकिन उसकी कमर से नीचे तक पूरा सुन्न हो रखा है और मतलब यूरिन और मोशन का सेंसेशन नहीं है प्रॉपर, अभी भी मतलब प्रॉब्लम है। बट इस समय वो गया हुआ है वैसे बैंगलोर निमहैंस में दिखा रहा है। बट मैं ये जानना चाह रही थी कि क्या ये प्रॉब्लम आगे ठीक हो सकती है या कुछ उसमें हमारे सप्लीमेंट्स कुछ हेल्प कर सकते हैं क्या? बिल्कुल मैडम, क्वेश्चन पूछने से पहले ये स्लाइड हमने लगा दी। राइट हैंड पर जो लिखा हुआ है ब्लू व्हाइट में, वो करना है
और लेफ्ट हैंड पर जो है रेड है उससे बचाना है। डॉक्टर के पास विटामिन और स्टेरॉयड के अलावा और कुछ नहीं है, चाहे हम एम्स में दिखाएं और चाहे बेंगलुरु निम्हांस में दिखाएं। तो आप यही रास्ता है जो आपके सामने है, सब लोग इस स्क्रीनशॉट को रखें अपने पास, और यही रास्ता है। और दूसरा रास्ता, क्या उम्र है भाई की? 39 के आसपास है। अच्छा, उनकी दिमागी हालत अच्छी है? हाँ, दिमाग की हालत अच्छी है और चल फिर रहा है, मतलब अपने डेली कोर्सेज कर रहा है। यस। मतलब इतना है। तो हाँ। आप उनको इस मीटिंग में भी कनेक्ट करिएगा, धीरे धीरे क्वेश्चन आंसर उनको खुद भी समझ में आएगा। आप जब बताएंगे तो हो सकता है उसको उतना सीरियसली ना लें, ये बिल्कुल हाँ। ठीक हो जाएगा। देखिए इम्यून सिस्टम क्या है, कुछ और बातें ही बता दें। देखिए वही लगा, लेकिन उनके साथ उनकी बॉडी ने दूसरी तरह से रिएक्ट किया, आपके साथ दूसरी तरह से रिएक्ट किया। ऐसे देखना है कि जैसे कोई व्यक्ति हमारा दुश्मन हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है उसके बिहेवियर। तो हमारा इम्यून सिस्टम का जो बिहेवियर है वो सही रहे, इसकी कोशिश करनी होती है। तो कहते हैं ना कि पति पत्नी में बहुत प्रेम भी हो सकता है और एक दूसरे की जान भी ले सकते हैं। इवन माता पिता और बच्चों का रिलेशन बहुत अच्छा भी हो सकता है, एक दूसरे के लिए बहुत तकलीफ दे भी हो सकता है। तो उसी तरह से हमारा इम्यून सिस्टम है। तो जिसको भी ये बीमारी हो गई है, जो चाहते हैं कि ना हो, तो राइट हैंड साइड की डाइट को फॉलो करना है। दूसरा, इससे बहुत रिसर्च हो रहा है कि और क्या क्या फैक्टर्स हैं, क्योंकि बीमारी बहुत तेजी से फैल रही है। एक माइंडसेट है ग्रेटिट्यूड का और एक माइंडसेट है कंप्लेंट का। तो ये देखा गया है, प्रैक्टिस कराई जा रही है कि जो हमारे पास है उसके प्रति ग्रेटिट्यूड से भरें, तो कुछ बॉडी में ऐसे केमिकल्स बनते हैं, न्यूरो केमिकल्स बनते हैं, जिनसे हमारा इम्यून सिस्टम शांत होता है। जब हम किसी के प्रति शिकायत से भरते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम भी डिस्टर्ब होता है। तो न्यूरो हार्मोनल सिस्टम को बैलेंस करने के लिए 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, जैसा भी मौका मिले, एटलीस्ट सोते समय 2 मिनट ग्रेटिट्यूड मेडिटेशन करें। कोई भी में करें, लेकिन ये देखा गया है कि जो है हम, मतलब इसमें कोई रिलीजन की बात नहीं है, बस इतना है कि जो है हम उसके प्रति, बहुत सारे लोगों के पास जो हमारे पास है वो नहीं है। हो सकता है बीमारी हो, लेकिन बहुत सारे लोगों के पास तो ऑर्गन ही नहीं है। तो हम जब ग्रेटिट्यूड से भरते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम जिस भावना से में होते हैं, हमारा इम्यून सिस्टम भी हर पल कोर्स करेक्शन करता है। तो जब हमारा ध्यान होता है कि मेरे पास ये है और मैं इसके लिए आभारी हूं, तो इम्यून सिस्टम तुरंत रिस्पॉन्ड करता है और उसकी जो हाइपर रिएक्टिविटी है वो कम हो जाती है और हमें बीमारी को ठीक करने में बहुत मदद मिलती है। गॉट इट ना? चलिए, बहुत बढ़िया, मेरे ख्याल से आंसर मिल गया होगा। जी। नेक्स्ट विश्वजीत जी ने हैंड रेज किया है। विश्वजीत जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं। जी सर, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। सर मेरी समस्या ये है कि गले गर्दन के पास लेफ्ट साइड में अचानक पल्स रेट ज़्यादा बढ़ जाती है और वहाँ हाथ रखने पे लगता है कि उछल रहा हो। ये कभी कभी 6 महीने में, 2 महीने में एक बार हो जाता था, लेकिन यार 1 हफ्ते में या 2 हफ्ते में बराबर कभी कभी हो रहा है। ठीक है, तो ऐसा समझे, हार्ट बीट हमारी है ना, तो जब हार्ट डायलेट होता है, हार्ट कॉन्स्ट्रिक्ट होता है, तो जो चीजें सुपरफिशियल हो जाती हैं, खून से निकलने वाली जो आर्टरीज हैं, तो उनको हम पल्स बोलते हैं। जैसे कलाई में, रिस्ट में, ऐसे ही हमारे फेमोरल आर्टरी होती है, उसको वहां भी टैप करते हैं। ऐसे ही हमारे एओर्टा होता है और पेट के पास भी ऐसा करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर तेज हो जाती है तो यहाँ पर धीमी हो जाएगी, नहीं, यहाँ पर भी वैसे ही रहेगी, यहाँ पर भी वैसे ही रहेगी। इनफैक्ट अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा मसाज करें तो यहीं पर वेगस नर्व होती है, तो वेगस नर्व को स्टिमुलेट करने पर हमारी हार्ट रेट या पल्स रेट कम होती है। तो यहाँ पर नहीं बढ़ता पूरे, अगर पल्स या बढ़ेगी तो पल्स रेट भी बढ़ेगी और हार्ट रेट भी बढ़ेगी और हर जगह की बढ़ेगी। लेकिन अगर यहाँ मसाज कर देते हैं तो धीमी हो सकती है, जो साइंस है। तो अगर आपको धड़कन बढ़ने की समस्या है
तो ये एक अलग प्रॉब्लम है। तो एक नाम दिया जाता है PSVT या ऐसी या एरिदमिया। तो हार्ट की रिदम आपकी ठीक है या नहीं है, इसके लिए ECG कराने पर ज्यादा क्लियर। दूसरा, कुछ हम ऐसा सोच लेते हैं तो भी सोच के हिसाब से ही हार्ट रेट बदलता रहता है, या हम चलते फिरते दौड़ते हैं तो भी हार्ट रेट बदलता रहता है। यहाँ का हो और चाहे यहाँ का हो, चाहे फेमोरल हो, चाहे एओर्टा का हो, कहीं का भी। तो आई थिंक आपने इसको सर कवर जब कर लिया। आप करते हैं स्पीडली वॉक करते हैं तब शुरू हो जाता है हल्का सा, और इधर मैंने 3 दिन छुट्टी लेकर आराम किया हूँ तो फिर खत्म हो गया, कुछ पता नहीं चल रहा है। जम के विश्राम करिए। और बता रहे ना, यहाँ अगर आपका बढ़ भी जाता है तो 2 चीजें हैं नॉर्मल करने की बिना किसी दवा के। यहाँ पे मसाज करिए, वेगस नर्व स्टिमुलेट होगी। वेगस नर्व के स्टिमुलेट होने से एसिटाइकोलिन रिलीज होता है। एसिटाइकोलिन जो होता है हार्ट रेट को स्लो करता है। नंबर 2, मुंह में उंगली डालकर जैसे वोमिटिंग करने का एक एक्ट करें, सिर्फ एक्ट करें, मुंह में उंगली डाल के, तो वेगस नर्व का स्टिमुलेशन तब भी होता है और हार्ट रेट कम हो जाती है। तो ये आपके लिए सभी के लिए है जानकारी कि किसी की हार्ट रेट बहुत बढ़ गई हो और तुरंत आपको कुछ करना है तो ये काम करें, या तो यहाँ सहला दें या उसको कहें उस अपने ही हाथ से मुंह में उंगली डाल के 2-3 बार मिचली और वोमिटिंग की एक्टिंग करेंगे तो हार्ट रेट डाउन हो जाएगा। क्या सर किसी बीमारी के शिकार हो गए हैं कि कुछ? ये तो जांच का विषय है, लेकिन एक और भी होता है जिसमें हार्ट रेट बढ़ जाती है, उसको पाल्पिटेशन बोलते हैं, और वो आदमी सोच की बीमारी होती है। तो थोड़ा सा बाहर निकलिए, खेलिए कूदिए, उठिए। नेक्स्ट पीयूष एंड सविता रंजन जी ने हैंड रेज किया है। जी नमस्कार डॉक्टर साहब। जी नमस्कार। बहुत अच्छा सेशन चल रहा है। सर मेरा सवाल ये है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमारे परिचित में हैं और जिन जो रेगुलर हमसे जो है सप्लीमेंट्स भी लेते हैं, लेकिन उनकी शिकायत ये है कि जैसे ही मौसम चेंज होता है उनको जो है वो नज़ला, खांसी, इस तरह का चीज़ें आना शुरू हो जाती है। और अक्सर कभी कभी ये भी है कि जैसे आम का मौसम है, बौर आए हुए हैं, तो पराग कणों से भी बहुत ज़्यादा एलर्जी है, और जैसे ये शुरुआत होता है तो वो लगातार उनको ये बना रहता है और कोई दवा फायदा नहीं करती। अल्टीमेटली उनको स्टेरॉइड्स ही लेना पड़ता है जो है। तो इस पर थोड़ा सा आपके कमेंट्स चाहेंगे। और एक चीज़ ये भी है कि एक हमारे जो है कस्टमर हैं, उनको वो हर मौसम में हम जब भी मिलते हैं उनको लगातार जो है वो जुकाम, नाक बहती रहती है। तो हमने कई चीज़ें सजेस्ट करी लेकिन उनको फायदा नहीं हो पाया। तो यहाँ पे भी आपसे जानना चाहेंगे कि उनको हम क्या चीज सजेस्ट करें आप जो है। बिल्कुल। तो देखिए, अभी हमने बात की इम्यूनिटी की, और इम्यूनिटी जब हमारे अगेंस्ट काम करने लगे तो ऑटो इम्यूनिटी की। अब सवाल इन्हीं 2 में से है कि भैया ऑटो इम्यूनिटी है कि इम्यूनिटी में कमी है, एक में है कि दोनों में है। थोड़ा सा समझना है इसको कि कुछ लोग खेत खलिहान में खुले में ऐसे ही काम कर रहे हैं, और कुछ लोगों को तो मौसम बदलते बहुत कुछ हो जाता है। तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। जब भी चीजें बदलती हैं उस हिसाब से लगातार एक्टिव रहता है, और नई नई तरह की जरूरत के हिसाब से इम्यूनोग्लोबिन्स या एंटीबॉडीज और सेल्स बनती रहती हैं, कम ज्यादा होती रहती हैं। तो किसी का इम्यून सिस्टम अच्छा रिस्पॉन्स करता है, किसी का अच्छा रिस्पॉन्स नहीं कर पाता, तो वो पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। केवल एक चीज नहीं निर्भर करती, जैसे कि केवल डाइट नहीं, उनकी मेंटल फिजिकल कंडीशंस, एनवायरमेंटल कंडीशंस, बहुत कुछ उस पर भी निर्भर करता है। तो अब सवाल उठता है कि ऐसे में हम क्या करें। तो फैक्ट ये है कि हम सब कुछ उनके लिए नहीं कर सकते, लेकिन ये देखा गया है कि हमारे पास जो तुलसी है, ये हमारे इम्यून सिस्टम पर, मैंने देखा है, जो आपका सवाल है कि मौसम बदलते ही सर्दी जुकाम कुछ न कुछ होता रहता है, इसको हमारे इंडियन दिमाग ने स्वीकार किया हुआ है कि तुलसी काम करती है। तो ये तुलसी अगर कोई रेगुलर सचमुच लेता है तो ये जो समस्या है बार बार सर्दी, नजला, जुकाम, इसमें कमी निश्चित आती है। ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। और चाय लोग पीने के आदी होते हैं, मैं कहता हूँ कि भैया उसी में डाल लो, तो उसी में के साथ चला गया अलग से, तो और उसका स्वाद भी आ जाता है। तो एक तो ये हो गया कि तुलसी सुबह शाम उनको करें।
बाकी जो न्यूट्रिशन है, लोग आप किसी को काउंट करके दीजिए तो लोग तो लेते हैं। अगर किसी ने 120 गोली का न्यूक्लियर डेली आपसे लिया तो हो सकता है 2 साल तक चलाता रहे। जी है ना, कभी जी खाया और फिर रखे रह के देखने से नहीं होगा। अभी हम उतना रेगुलर ले नहीं पाते, लेकिन अगर रेगुलर लेते हैं तो फायदा होगा। तुलसी की एक्सेप्टेंस ज्यादा है, उससे शुरुआत करें और यकीन मानिए फायदा होगा। और बेस्ट विधि है चाय में डालने। वो उनको लगेगा कि अच्छा चाय तो सब लोग पी रहे हैं, जो लोग चाय नहीं पीते बहुत अच्छा है, वो वैसे भी ले सकते हैं, और उनको बताइए कि खाने के बाद में, तो इससे फायदा होगा। दूसरा, ये जो सारी बातें हम कर रहे हैं, पर्पज ये है कि अवेयर हों। कुछ चीजें छोड़ना भी पड़ता है, वो आदमी छोड़ नहीं पाता। एक चीज और ऐड करें, सर्दी जुकाम बुखार वाले, बार बार रात में ब्रश करके सोएं और नाक साफ करके सोएं। हमारे नाक में बहुत सारे, हमारा नाक का जो फिल्टर है, बाल जो होते हैं, अब वो हम मतलब उतना पर्याप्त नहीं है जो भी इस कंडीशन है। तो सोने के पहले जब ब्रश करते हैं, नाक साफ करके सोते हैं, तो सबसे बड़ा फायदा होता है, गहरी नींद आती है, और जो एलर्जेंस हैं हमारे नाक में वो भी क्लियर हो जाते हैं। तो इससे भी जो साइनस और की समस्याओं की वजह से जिनको बार बार सर्दी जुकाम रहता है, नाक जाम रहती है, इस सब में भी जैसे हाथ धोने से बहुत सारे फायदे हैं, उसी तरह से उससे भी ज्यादा फायदे नाक साफ करके सोने से, खासकर इन तकलीफों के लिए। मौसम में बार बार जो सर्दी जुकाम बुखार से बचत होती है, तो मुंह ओरल हाइजीन सही रहेगी। तो ऐसा देखा गया है कि जब ओरल हाइजीन सही नहीं रहती तो खाना आदमी ठीक से खा नहीं पाता, चबा नहीं पाता, और डाइजेस्टिव सिस्टम भी उसका खराब हो जाता है। और नाक के पैसेज में बहुत सारी गंदगी है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम भी, और ये 2 इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं। तो रात में ब्रश करके सोना और तुलसी का सेवन स्टार्ट करना बहुत ज्यादा ड्रास्टिक इम्यूनिटी में इंप्रूवमेंट आता है, और ये सर्दी जुकाम बुखार नजला की कमी आती है। थैंक यू। बढ़िया। तो और जो लोग फर्स्ट टाइम कनेक्ट है, आपको बता दें, जो न्यूट्राइट का तुलसी है उसमें एक गोली में 100 तुलसी लीव्स का कंसंट्रेट है। तो अगर आप एक न्यूट्राइट का तुलसी लेते हैं तो तुलसी का 100 लीव्स का कंसंट्रेट आपको मिलता है। नेक्स्ट सलमान जी ने हैंड रेस किया है। सलमान जी अनम्यूट कर लीजिए। जी गुड इवनिंग डॉक्टर साहब, बहुत ही इंफॉर्मेशन, बहुत अच्छा लगा। आगे मुझे पूछना था, आप जानते हैं मैं सीकेडी पेशेंट हूँ, तो मैं सिरका का जो आपने बताया वो ले सकता हूँ? नहीं, अब सीकेडी की स्टेज क्या है, कौन सी स्टेज में है आप? आपकी किडनी 5th स्टेज में है। तो देखिए, जिनका 5th स्टेज में होता है उनको तो ब्लड को एल्कलाइन करने के लिए डॉक्टर सोडियम बाइकार्बोनेट टैबलेट चलाते हैं, ठीक है जी। तो आप अवॉइड करें। सीकेडी की 5th स्टेज में सब लोग जान लें थोड़ा सा, हमारा किडनी एक बहुत सारे काम करती है, लेकिन एक काम है पीएच बैलेंस का। पीएच बैलेंस करने लायक किडनी नहीं रह जाती स्टेज 5 में। पीएच हमारा जो ब्लड का होता है बेसिकली एल्केलाइन होता है 7.4 के आसपास। तो मेडिकल साइंस में एल्केलाइन करने के लिए जब हमारा किडनी ठीक से काम नहीं कर रही है तो दिया जाता है क्या, सोडियम बाइकार्बोनेट टैबलेट्स। तो आपको अवॉइड करना चाहिए, लेकिन आप प्रोबायोटिक्स बाजार में बहुत सारे आते हैं, वो ले सकते हैं। आप अवॉइड करें, विनेगर अवॉइड करें। नेक्स्ट अवनीश कुमार जी ने हैंड रेस किया है। अवनीश जी अनम्यूट कर लीजिए। अवनीश जी अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। नमस्ते डॉक्टर साहब। जी नमस्ते। एक क्वेश्चन मेरा भी था कि जैसे आपने बताया तुलसी खा सकते हैं, तो क्या बच्चे को सुबह खाली पेट दे सकते हैं कि नाश्ता कराने के बाद ही तुलसी दें? ऐसा तो कोई शेड्यूल नहीं है कि खाने के पहले नहीं दे सकते, तुलसी कभी भी दे सकते हैं, बच्चा जब एक्सेप्ट कर ले कभी दे सकते हैं, कोई हार्ड फास्ट नहीं। और डॉक्टर साहब एक और क्वेश्चन था, जैसे आपने इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में बताया, तो वो मैक्सिमम क्या 16 घंटे का होता है? तो 16 घंटे ऐसे मान लीजिए रात में कोई 8 बजे डिनर करता है, तो अगले दिन मान लीजिए उसको सुबह जल्दी भूख लग जाती है, और 16 घंटे मान लीजिए नहीं पूरे हुए हैं, तो क्या खाया जा सकता है कि 16 घंटे कंप्लीट करना जरूरी है? बहुत अच्छा सवाल है। देखें, किस पर्पज से फास्टिंग कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है। एक पर्पज होता है वेट कम करने के लिए कर रहे हैं, एक पर्पज होता है ऑटो इम्यून डिसीजेस की रिकवरी के लिए कर रहे हैं, एक पर्पज हो रहा है कि जनरल हेल्थ इंप्रूव करने के लिए कर रहे हैं। तो जनरल हेल्थ इंप्रूव करने के लिए अगर कोई कर रहा है तो
18 घंटे 16 घंटे की कोई जरूरत नहीं है। अगर रात में 6-7 बजे तक खा लिया तो सुबह 7-8 बजे तक खाएं, या जब भूख लग जाती है 12 घंटे बाद जब भी भूख लगती है खाना चाहिए। जो जो नॉर्मल लोग हैं और जो लोग ऑटोइम्यून बीमारी से ग्रसित नहीं है तो उनका शेड्यूल डिफरेंट होगा, तो उनके लिए कोई ऐसा नहीं है कि इतना बड़ा गैप रखे। ये डिसीज वाले पर्सन के लिए है, खासकर ऑटोइम्यूनिटी वाली, जैसे किसी को सोरियासिस है तो उसके लिए डिफरेंट शेड्यूल होगा, और जिनको सोरियासिस नहीं है और जो नॉर्मल हेल्थ के लिए कर रहे हैं तो उनका डिफरेंट होगा। तो कोई 16 घंटा ऐसा कुछ नहीं है। और जब हम फास्ट करते हैं तो क्रेविंग बढ़ती है और पानी पीते रहना चाहिए किसी भी तरह के फास्ट में। कुछ लोग निराजल व्रत रहती हैं महिलाएं, ऐसा ना करें। तो 12 घंटा से 16 घंटा के बीच में जब भी आप लगता है कि हमें लेना चाहिए ले सकते हैं, अगर नॉर्मल कंडीशंस हैं, बॉडी में सिर्फ जनरल हेल्थ के इंप्रूवमेंट के लिए कर रहे हैं तो। थैंक यू डॉक्टर साहब। नेक्स्ट शबाना जी ने हैंड रेज किया है। नमस्ते डॉक्टर साहब। जी नमस्ते। जी, मेरा आपसे ये सवाल है कि हमारी एक रिलेटिव्स हैं, उनको फलेरिया हो गया है, पंजों से लेके घुटने तक की उनके पैर। जी, फाइलेरिया बोलते थे। तो बहुत ज्यादा स्वेलिंग आ गई है उनके पैरों में, फूल गया है बिल्कुल पैर, काफी परेशान रहती हैं। तो इसके लिए क्या इलाज है उनका, या फिर सप्लीमेंट वगैरह? फाइलेरिया का इलाज है। फाइलेरिया आजकल गवर्नमेंट की मतलब इस पर बहुत फोकस है। तो फाइलेरिया के एक जो लार्वा होते हैं उनको किल करने के लिए दवाएं होती हैं। लेकिन अगर फाइलेरियासिस पूरे फुल फ्लेज में आ गया है और उसका पूरा सही निदान चाहते हैं तो दवा के साथ साथ ऑपरेशन की भी जरूरत पड़ती है। फाइलेरिया में क्या होता है, जो फाइलेरिया का वर्म होता है वो हमारे लिम्फेटिक चैनल को ब्लॉक कर देता है, तो जो फ्लूइड वापस आना चाहिए वापस नहीं आ पाता, इकट्ठा हो जाता है। तो श्योर शार्ट इसका जो इलाज है ऑपरेशन। आप लखनऊ में हैं तो मेडिकल कॉलेज में इसकी मदद से काम कर सकती हैं। डॉक्टर जितेंद्र कुशवाहा हमारे दोस्त हैं, हमारे बैचमेट हैं, वो इसी डिपार्टमेंट को देखते हैं, सर्जन है, उनको दिखा सकते हैं। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। वेलकम। नेक्स्ट जे पाटिल जी ने हैंड रेज किया है। आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को, जे पाटिल जी। मेरे ख्याल से अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं अभी। हाँ सर नमस्कार सर। जी नमस्ते सर। नमस्कार सर, मैं जे पाटिल बोल रहा हूँ सर, एमपी से। जी पाटिल जी वेलकम। हाँ सर नमस्कार। पिताजी को थोड़ा बीपी का प्रॉब्लम हो रहा है सर, उनका बीपी कंट्रोल नहीं हो पा रहा है सर। पाटिल जी हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि उनकी किडनी की क्या स्थिति है, उनकी किडनी में कोई समस्या तो नहीं है? सर किडनी उनका बोल रहे हैं कि साइज छोटा हो गया है, काम वैसे कर रही है वो। यस, तो उनका बीपी का लेवल इस समय कितना है? सर अभी मैं आज शाम को उनको बोला था तो उनका बीपी का लेवल अभी कम है, 70 शायद 40 140 70 140 140 है और नीचे वाला 70 है। हाँ, लेकिन मतलब कल वो हॉस्पिटल में गए थे तो उन्होंने दवाई चेंज किया है, इसलिए कम हो गया, नहीं तो लगभग उनका 160 to 200 तक जा रहा था सर, लगभग 20 दिन से। तो जब किडनी की समस्या भी इंक्लूड हो जाती है, किडनी काम कर रही है सर, तो वो जैसे एक हमारे किडनीज में एक तरह का केमिकल बनता है जिसको कहते हैं एंजियोटेंसिन। तो एंजियोटेंसिन बढ़ जाता है तो एंजियोटेंसिन इनहिबिटर्स वाले जो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स होती हैं वो चलानी होती हैं। इसके अलावा भी कुछ और दवाएं, तो अलग अलग जगहों की समस्याओं के हिसाब से अंग्रेजी दवाएं अलग अलग चलती हैं। तो आप जिसको भी दिखा रहे हैं बहुत अच्छा है, लेकिन बेहतर होता है एक बार नेफ्रोलॉजिस्ट को कंसल्ट कर लें, नेफ्रोलॉजिस्ट को कंसल्ट कर लें, ठीक है? अब नेफ्रोलॉजिस्ट को कंसल्ट कर लें कि किडनी की स्थिति क्या है, कितना बड़ा हुआ जो बीपी है वो किडनी को और भी आगे डैमेज करता है, नंबर 1। अब नेचुरली उनका बीपी कम करने में मदद मिले दवाएं के साथ साथ शुरुआती दौर में, तो वो आप नोट कर लो, जिनके माध्यम से आए हैं उन्हीं को नोट कर लेना चाहिए। सब लोग नोट कर लें कि नेचुरली बीपी को कैसे हम अपने कम कर सकते हैं। तो नेचुरली बीपी को कम करने के लिए
और ये जान लें ऑटो इम्यून डिसीज को भी कम करने के लिए नमक का सेवन जिन चीजों में ज्यादा होता है वो थोड़ा सा कम कर दें। जैसे नमकीन चीजें ना खाएं तो अच्छा, जैसे हल्दीराम भुजिया लोग बहुत खाते हैं, तो वो जानिए कि हम सोडियम का लेवल डिस्टर्ब कर देता है। तो सोडियम क्लोराइड यानी नमक का सेवन जरूरत से ज्यादा ना करें। दूसरा, नेचुरल बी 3 बार लें, ओमेगा 3 3 बार लें, गार्लिक 3 बार लें। गार्लिक से फायदा ये होगा कि कोलेस्ट्रॉल भी कम होगा और बीपी कम करने भी मदद मिलेगी। तो नेचुरल बी, ओमेगा 3, गार्लिक, और अगर कमलेश जी सुन रहे हैं तो ऑल प्लांट प्रोटीन और न्यूट्रालाइट डेली सुबह शाम लें। इससे उनका जो बीपी है नेचुरली सामान्य होने में मदद मिलेगी, धीरे धीरे दवाओं का डोज कम होता चला जाए। फादर की उम्र क्या है? पाटिल जी की उम्र क्या है? जो भी उम्र है ये चीजें फायदा करेंगी। जो भी उम्र है 76, तो ये चीजें यूज करें। मैं फिर से दोहरा दूं, हाँ जी सर। ओमेगा 3 3 बार, ये मिनिमम है, आप 4 बार भी करेंगे तो फायदा करेगा। जी सर। नेचुरल भी 3 बार, जी सर। ऑल प्लांट प्रोटीन शाम इसको डेली सुबह शाम, गार्लिक 3 बार। सर चाय का सेवन थोड़ा कम कर दें, उनको फायदा होगा। तो चलिए, बहुत बढ़िया सेशन रहा। और अगर किसी और को भी कुछ पूछना चाह रहा है तो पूछ सकता है, नहीं तो हम लोग सेशन को एंड करेंगे। और देखिए, सेशन का जो पर्पस है वो क्या है? पर्पस यही है कि आप सब एजुकेट हो सकें, आप सबको नॉलेज मिल सके और आप सब एक सोल्यूशन प्रोवाइडर हो सकें। आपके आसपास ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो कहीं ना कहीं इन सब प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। और इतने सारे सेशंस आपने देखे डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर, तो आपको हर घर में ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनके पास इस तरह की समस्याएं हैं। तो आप लोग एक सोल्यूशन प्रोवाइडर के रूप में उनसे बात कर सकते हैं, उनको कुछ चीज़ें सजेस्ट कर सकते हैं जो कि उनको हेल्प करेगी हेल्दी रहने में। तो इस जानकारी का जरूर आप फायदा उठाइए और अपने आसपास के लोगों को अवेयर करिए। ये इस मीटिंग का पर्पज है। और हम लोग दिल से थैंकफुल हैं डॉक्टर लक्ष्मीकांत जी के कि वो इतना टाइम हम लोगों को देते हैं और इतनी सारी यूजफुल इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो एक बार आप लोग जोरदार तालियां बजा सकते हैं। और ये जानकारी आप अगर वैसे लेना चाहेंगे तो आप कितनी भी बुक्स पढ़ लें, कहीं पे भी जाके ढूंढें, इंटरनेट पर सर्च करें, लेकिन आपको नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि ये प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन है जो इतने साल से डॉक्टर साहब ने हासिल करी है और यहाँ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट को जानने को मिल रहा है। तो इसको जरूर आप इसका महत्व समझिए और इस जानकारी का पूरा फायदा उठाइए। तो इसी के साथ हम लोग आज का सेशन एंड करते हैं और नेक्स्ट वीक हम लोग फिर से मिलेंगे। थैंक यू संजीव सर, अंधिकी मैडम और सभी पार्टिसिपेंट को, और स्पेशली उनको जिन्होंने क्वेश्चंस पूछे हैं। अगले हफ्ते हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।